चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइड नज़र आ रही है? यस सर। चलें तो टुडे वी आर हैविंग 10th लेक्चर. इट्स वन ऑफ द मेकअप लेक्चर. अल्टीमेटली हमने अपना काउंट पूरा करना है. So today we are going to cover these topics as you can see on the outline. We'll talk about HTML entities, HTML symbols, emojis, character set, then URL encoding, then brief idea about the difference between HTML and XHTML, and then we will start HTML forms. और HTML फॉर्म हमारे चलेंगे. एक अगला लेक्चर भी फॉर्म्स पर ही होगा. And forms are important because once we go in programming, then forms जो हैं उनका रोल आएगा उसमें. तो let's start from the entities. Actually, HTML entities these are character entities, and these are used to display reserved characters in HTML. So I repeat, entities are used to display reserved characters in HTML. आपको जनरल आइडिया होगा, आपने प्रोग्रामिंग का कोर्स किया हुआ होगा, तो प्रोग्रामिंग में जो रिजर्व कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते इन योर लॉजिक. रिजर्व कैरेक्टर्स को जिस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप अपने वेरिएबल्स वगैरह उस नाम के डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो इसी तरह आप इसमें भी कुछ इसी किस्म का कॉन्सेप्ट है कि रिजर्व कैरेक्टर्स को अगर आपने यूज़ करना हो तो वो एक देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ यूजिंग दोज रिजर्व कैरेक्टर्स. तो यहाँ पे HTML में इस किस्म का कॉन्सेप्ट है. So let's see the idea. Some characters are reserved in HTML. If you use the less than or greater than signs in your text, the browser might mix them with the tags. For example, आपने running text में less than symbol यूज़ करना है या greater than symbol यूज़ करना है, तो आपको पता है कि ये जो symbols हैं, these are typically used to define the tags. tags का starting ending symbols हैं ये. तो अगर आपको ये characters यूज़ करने हों, then what can you do? So this is what we are I'm trying to explain in this slide. Character entities are used to display reserved characters in HTML. A character entity looks like ampersand entity name or ampersand hash entity number. So we have two options. One of the example कि या तो हम entity name use करेंगे or we are going to use entity numbers. तो जैसे आपने ASCII कोड वगैरह प्रोग्रामिंग में शायद थोड़ा बहुत आप गुजरे हों. ASCII नंबर्स होते हैं, उनको हम जनरली यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड कैरेक्टर्स. तो इसी किस्म का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है. तो अगर फॉर एग्जांपल वी वांट टू डिस्प्ले साइन लेस देन वी मस्ट राइट $LT. तो $LT इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटिटी नेम. और we can write $#60 सेमीकोलन. तो इसमें जब अगर हमने इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटिटी नंबर, तो एंटिटी नंबर को यूज़ करना हो तो हम फिर हैश वर्ड यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद नंबर डालते हैं. एंड देन एट द एंड वी यूज़ सेमीकोलन. सेमीकोलन हम एंटिटी नेम के साथ भी एंड पे सेमीकोलन डालते हैं. तो इस किस्म का जो चीज़ होती है, ऑब्वियसली देयर इज़ typical list of entity names what all we can do, और वो हम यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटिटी नेम इज दैट एंटिटी नेम इज़ ईजी टू रिमेंबर. क्योंकि अगर यहाँ पिछली स्लाइड पे देखें तो LT मीन्स लेस देन, तो आप ये याद रख सकते हैं कि ठीक है, जहाँ लेस देन यूज़ करना है आई कैन यूज़ $LT सेमीकोलन. लेकिन अगर नंबर्स यूज़ करने हो तो वो फिर ऑब्वियसली याद रखना मुश्किल हो जाता है. देन यू नीड टू रेफर टू द टेबल्स कि उसे हमने कैसे यूज़ करना है.
Disadvantages of using an entity name is that browsers may not support all entity names, but the support for entity number is good. तो एंटिटी नंबर की सपोर्ट ब्राउज़र में बेहतर है, जबकि एंटिटी नेम्स में कई दफ़ा ये होता है कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंटिटी नेम को और किसको नहीं करते हैं. तो ये लेस दैन तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, बट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच नंबर्स एंड नेम्स. फॉर एग्जांपल, आई एम ऑन स्लाइड नंबर 6. नज़र आ रही है स्लाइड नंबर 6? Yes, sir. जी, यानी स्लाइड 6 नज़र आ रही है? Yes, sir. अच्छा, ठीक है. तो यहाँ पे देखें, इट्स जस्ट अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट. इससे ज़्यादा बड़े नंबर भी हैं, लेकिन एक जो स्लाइड पे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेस देन है जैसे, तो लेस देन के लिए हम %LT सेमीकोलन यूज़ करें. अगर नंबर यूज़ करना है आपने, देन दिस इज़ द नंबर. Similarly, let's take an example of yen. और ये देखें %yen सेमीकोलन, आसान है, लेकिन ये नंबर में आएंगे तो $#165 सेमीकोलन. सिमिलरली कॉपीराइट का देखें नंबर, $कॉपी एंड रजिस्टर मार्क के लिए $R. तो ये हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इसको लेट्स सी. कोई हम अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने खोला हुआ है, मैं इसमें एक %LT सेमीकोलन डालूँ, Ctrl+S. ये देखें, मैंने साथ ही मेरा इंटरेक्टिव ब्राउज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लेस देन लिखा हुआ नज़र आ गया है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ लेस देन LT. और यहाँ पर आप ये विजुअल कोड ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो देन आपको नज़र आएगा कि ये आपको पूरी फुल सपोर्ट दे रहा होता है. इसके लिए यू कैन फाइंड इट, कोई भी चीज़ आपको चाहिए. तो बुनियादी तौर पे आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये इस किस्म की भी कोई सिचुएशन हो जाती है कि जब आपको कुछ कैरेक्टर्स कीबोर्ड पर नहीं मिलते, या उसमें आप रिजर्व वर्ड होते हैं उनको यूज़ करना होता है, तो देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ these symbols as well. Okay, coming on to slide number 7. HTML entities also combine diacritical marks. A diacritical mark is a glyph added to a letter. Some of diacritical marks like grave, this is a symbol for grave, and acute, this is symbol for acute, are called accents. Diacritical marks can appear both above और below the letter. जैसे अभी हम उर्दू भी लिखते हैं तो कुछ चीज़ें ऊपर या अरबी लिखते हैं तो हमें डिफरेंट ज़ेरें ज़बरें लगानी पड़ती हैं. तो वो इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज आर हैंडल्ड विद diacritical marks. And diacritical marks can be used in combination with alphanumeric characters to produce characters that is not present in the character set that is encoding used in a page. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्लाइड नंबर 8 पे. जी, स्लाइड नंबर 8 पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है. फॉर एग्जांपल ए, कैरेक्टर ए है और आप इसके ऊपर ये वाला मार्क लगाना चाहते हैं, तो आप A $786 सेमीकोलन ये लिखेंगे तो ए के ऊपर ये देखें आपको ये सिंबल लग गया है. ठीक हो गया. एक एग्जांपल, ये फॉर एग्जांपल ए है और ए के साथ हमने क्या लगाना है, $786 $786 सेमीकोलन. तो ये देखें आपको राइट साइड पे ए के ऊपर ए नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वो सिंबल लग गया है. तो सिमिलरली यू कैन मेक यूज़ ऑफ दीज
टेबल्स और जो भी जिस तरह का भी सिंबल आप बनाना चाहें बना सकते हैं. Okay, now similar concept is that of HTML symbols. To add symbol not available on keyboards, you can use the entity name or entity numbers. और ये आपको हाइपरलिंक दिया हुआ है, यहाँ पे पूरी लिस्ट सिंबल्स की पड़ी हुई है जो आप यूज कर सकते हैं. और सिंबल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैनी मैथमेटिकल, टेक्निकल और करेंसी सिंबल्स are not present on normal keyboard. To add such symbols to an HTML page, you can use entity name or entity number. ये लिखें. I am on slide number 11. I hope आप सबको slide 11 ही नज़र आ रही है. थोड़ा सा लैग होता है इसलिए मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ स्लाइड चेंज करने में. तो स्लाइड नंबर 11 में अगर आप देखेंगे तो you can find some examples of mathematical symbols for all है. फिर आपको नज़र आ रहा है exist, there exist, empty set. तो डिफरेंट सिंबल्स हैं. ये उनके नंबर्स हैं जो सेकंड कॉलम है, और थर्ड कॉलम में उनके नेम है. यू कैन मेक यूज ऑफ एम्परसेंड एंड देन symbols. So you can use all mathematical symbols on your web pages. Then on slide number 12, you can see some symbols of Greek letters. Greek letters आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे. लेफ्ट साइड पे इनके अपने नंबर्स हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं. जी जी, any question? No, sir. Okay. Then there are some other entities supported by numbers like copyright, registered, less than arrows डाल सकते हैं, forward than arrows. ये फिर आप different जो है आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक स्पेड, ब्लैक क्लब. तो इस किस्म के डिफरेंट सिंबल्स हैं. इन सिंबल्स को आप लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो उन लिस्ट के अंदर भी एज एन आइकॉन यूज कर सकते हैं. सो दिस ऑल इज पॉसिबल. ओके, देन emojis कैन आल्सो बी यूज्ड. और emojis का लिंक आपको मैंने बताया हुआ है emojis.asp, यहाँ आप दे सकते हैं. emojis are characters from UTF-8 character set. तो वो से कई किस्म के कैरेक्टर सेट होते हैं, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन UTF-8 कैरेक्टर सेट में emojis are also supported and youngsters are quite fond of using emojis. तो emojis look like images or icons, but they are not. They are actually letters from UTF-8 Unicode character set. तो इसका जिससे आप लेटर्स को आप उनका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि इमोजीज भी लेटर्स ही होते हैं, कैरेक्टर्स ही होते हैं, इसलिए इनको भी आप साइज को उसी तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल किन्हीं लेटर्स को करते हैं. To display a HTML page correctly, web browser must know the character set used in the page. This is specified in meta tag. तो आप सबसे पहले आपको UTF-8 कैरेक्टर सेट आपको हेड में एज अ मेटा टैग में आपको डिफाइन करना होगा. इफ नॉट स्पेसिफाइड, UTF-8 इज द डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट इन HTML. तो HTML5 में स्पेशली जो हम पढ़ रहे हैं उसमें UTF-8 इज डिफॉल्ट. अगर नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो UTF-8 ही होता है. तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट इमोजीज आर सपोर्टेड. अब इमोजी को सपोर्ट करने का तरीका क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ इनके नंबर्स नज़र आ रहे हैं. वी कैन हैव जस्ट ये फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक कैरेक्टर उठाता हूँ जस्ट टू गिव यू द आइडिया. ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है. आई सेव इट. सो यू कैन फाइंड दैट इमोजी हैज़ बीन प्लेस्ड हियर. अब क्योंकि ये एक तरह का कैरेक्टर सेट है, ये इमेज नहीं है,
ये इमेज नहीं है। तो इस वजह से इसको आप किसी भी हेडिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर यूज़ करते हैं आप, आई पुट इट इन अ हेडिंग, तो अब ये देखें हेडिंग साइज भी ऑटोमेटिकली ये रीसाइज हो गया। तो इसको आप एनीवेयर इन अ टेक्स्ट यू कैन यूज इट कंफर्टेबली, इमोजीज को। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन एट दिस स्टेज? नो सर, लेकिन सर ये तो इमोजीज एक पिक्चर के तौर पे भी हम अलग रख सकते थे, या क्या ये टेक्स्ट के तो हाँ, टेक्स्ट के अंदर ये इसमें साथ एज अ आएगा? टेक्स्ट यूज हो रहा है, HTML एज अ टेक्स्ट, इनका अपना हर एक अपना कोड है। और इसका फ़ायदा यही है कि आप जूम इसको साइज एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा करेंगे इसका वो इसके वो इमेज की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये एज अ करेक्टर एम्बेड होता है HTML पेज के अंदर। ठीक है सर। ये ब्राउज़र की बिल्ट इन सपोर्ट है। ठीक हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बता भी दिया, एग्जांपल दे दिया, साइज़ भी आपको बड़ा करके दिखाया मैंने। इवन इसके अंदर आप साइज़ डाल भी सकते हैं और बड़ा भी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ओके। सो सेम इज द केस। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल है साइज़ की। फॉर एग्जांपल मैंने स्टाइल डाल दिया फॉन्ट साइज़ 48 पिक्सल्स, तो साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी में मैं अगर साइज़ भी डालने की कोशिश करूँ H1 में, स्टाइल और फॉन्ट साइज़, देखिए और बड़ा हो गया, और बड़ा कर लें इसको। ये देखें, कोई इसका देखें उसमें इमेज ब्रेक नहीं हो रही, इट इज़ क्लीन। ठीक है जी, लेट मी कम बैक टू 48। चले, ओके। सो दीज आर वेरियस नंबर्स, डिफरेंट इमोजीज के हैं, पूरी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं, अवेलेबल है नेट पे। ओके, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर सेट, दैट इज ऑल्सो important for you to know. To display HTML page correctly, a web browser must know which character set to use. तो हर पेज के मेटा सेट में आप कैरेक्टर सेट डिफाइन कर सकते हैं कि जी इस पेज पे ये वाला कैरेक्टर सेट यूज हो सकता है, तो उससे वो इट हेल्प्स द ब्राउजर टू डिस्प्ले ऑल द कंटेंट करेक्टली। स्पेशली जब हम लैंग्वेजेस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कैरेक्टर सेट को डिफाइन करेंगे, तो तब आपको वो चीज़ें सही डिस्प्ले होती हैं। तो इसमें चार तरह के जो फेमस कैरेक्टर सेट हैं, इससे बड़ा भी इससे ज़्यादा भी डिफाइन किए हुए हैं, बट दीज आर द मोस्ट फेमस कैरेक्टर सेट्स। वन इज़ एस्की, जो जनरली आप जब बैचलर शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वास्ता पड़ जाता है किसी ना किसी सब्जेक्ट में रिगार्डिंग एस्की सेट्स। तो ASCII set was first character encoding standard. ASCII 2 defined 128 different characters. तो इसमें कितने थे? 128 कैरेक्टर सेट्स थे, और it supported numbers, English letters and some special characters like as you can see dollar, plus, minus, etc. So this was the first character set which was defined. Later on, ISO 8859-1 was it was a default character set for HTML4। जैसे हम अभी HTML5 देख रहे हैं विच इज़ द लेटेस्ट, तो HTML4 का जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर सेट था दैट वाज ISO 88591। दिस कैरेक्टर सेट वाज इट सपोर्टेड 256 डिफरेंट कैरेक्टर कोड्स। यहाँ पे देखें ASCII के 128 हैं, तो ये इसके डबल हो गए हैं। और HTML4 ऑल्सो सपोर्टेड UTF-8, लेकिन है कि इसमें एक कैरेक्टर सेट आपका डबल हो गया है। इसका मतलब एडिशनल जो ASCII 2 में थे उससे ज़्यादा इसके पास इसमें
गुंजाइश थी डिफरेंट कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने की. Then was another important character set was NC. NC was also called Windows 1252, and it was originally Windows character set. NC is identical to ISO 88951 except that NC has 32 extra characters. तो अब ये देखें कि सबसे छोटा करेक्टर सेट एसकी का था, उससे बड़ा करेक्टर सेट ISO 88591 था, उससे बड़ा करेक्टर सेट है एनसी का. इसमें एडिशनल 32 एक्स्ट्रा करेक्टर्स हैं. एनसी फुल सपोर्ट करता है ये, लेकिन 32 एक्स्ट्रा करेक्टर्स को भी सपोर्ट करता है. एंड देन इज UTF-8. HTML5 specification encourages web browsers to use UTF-8 character set, which covers almost all characters and symbols in the world. तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ये. इमोजीज भी सारी सपोर्ट कर रहा है और इट्स अ बिग कैरेक्टर सेट. दैट्स व्हाई द लेटेस्ट जो HTML5 है इट इज सपोर्टिंग UTF-8. और इसमें ये नीचे हाइपरलिंक दिया हुआ है. इट शोज टेबुलर फॉर्म में शो करता है कि जी इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ें सेम हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन से कैरेक्टर सेट को कौन सा वाला कैरेक्टर सेट सपोर्ट करता है. दैट यू कैन हैव अ लुक एट. ओके, नाउ अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज HTML URL encoder. HTML URL encoder. इसका क्या कॉन्सेप्ट है? A URL is another word of web address. For example, URL हम किसको कहते हैं? जो कि हम ब्राउज़र के अंदर देते हैं. For example, ये जो इस जगह पे जो इसके यहाँ पे हम जो स्ट्रिंग पास कर रहे होते हैं, that is called a URL. Unified Resource Locator, URL. तो ये यहाँ पे जो चीज़ फीड करते हैं हम, that is called URL. अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे हम a URL can be composed of words like google.com or an IP address. For example, 192.168.220. So most of us are familiar with both ideas. Most people enter name when surfing. जैसे google.com याद रखना आसान है, IP address याद रखना मुश्किल है. Because names are easier to remember than the numbers. अच्छा, अब URL के जो पार्ट्स होते हैं, बिकॉज दिस कोर्स इज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, तो आपको इस URL के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसका आपको कुछ आइडिया होना चाहिए. और इसमें क्या पार्ट्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्लाइड. वेब ब्राउजर्स रिक्वेस्ट पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर्स बाय यूजिंग URL, and it stands for Uniform Resource Locator and is used to address a document or other data on a web page. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर लोकल सर्वर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने URL जो देना है वो देना है लोकल होस्ट, तो वो रीराउट होके आपके अपने वेब सर्वर पर आ जाएगा. तो इसकी जो सिंटैक्स है वो ये है, स्कीम आती है पहले, देन कॉलन $/ then there will be a prefix, dot, domain, then colon, port, and then there will be a path and file name, etc. Complete syntax. जब भी आपने URL क्रिएट करना है, यूज करना है, तो you have to follow this syntax. तो इसके पार्ट्स को अगर हम थोड़ा सा देखें तो what is scheme? Scheme defines the type of internet service. मोस्ट कॉमन इज HTTP और HTTPS. तो आपको जैसे हम यूज़ करते हैं, यू आर फेमिलियर, HTTP लिखते हैं हम या HTTPS लिखते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? एनीवन फ्रॉम द क्लास? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS? जी, एनीवन? कोई आइडिया है? अच्छा चलें. Sir, HTTP is secure version of HTTP. हाँ, गुड 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 गुड.
HTTPS में हमारा एक SSL सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो यूज़ कर रहा होता है HTTPS। जनरली हम जो जैसे गूगल भी HTTPS यूज़ करता है, मोस्टली अब तकरीबन ऑल वेबसाइट्स आर यूजिंग HTTPS। अगर आप HTTP वाली किसी वेबसाइट पे जाएं तो ब्राउज़र विल गिव यू द वार्निंग कि जी इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भेजेंगे HTTPS सपोर्टेड वेब सर्वर को, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी इनक्रिप्ट होके जाती है। तो इसीलिए जो गूगल की मेल्स वगैरह हैं, तकरीबन सारी मेल्स भी आजकल HTTPS को सपोर्ट करती हैं। तो जितनी मेल्स होती हैं ये इनक्रिप्ट होके जाती हैं। तो जो मेल्स हैं, मेल के कंटेंट को जनरली जो इंट्रूडर्स होता है वो टैप नहीं कर सकता। लेकिन है कि अगर उसके साथ कोई अटैचमेंट गई हुई है जनरली, तो वो उसको टैप कर लेते हैं। लेकिन उसका जो कंटेंट है, जो आप एक्चुअल लिखते हैं, तो वो आप रीड नहीं कर सकते। तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि इट सेंड्स इंफॉर्मेशन आफ्टर इनक्रिप्शन। इसको इनक्रिप्शन को सपोर्ट करता है HTTPS, और HTTP डज नॉट सपोर्ट इनक्रिप्शन। तो दिस इज अ स्कीम। इसकी दो तरह और स्कीम होगी, मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको। देन द सेकंड पार्ट इज प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स डिफाइंस द डोमेन। प्रीफिक्स डिफॉल्ट फॉर HTTP इज www। तो आपको है आइडिया कि हम लिखते हैं www, HTTP www। तो www होता है, इट इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। और HTTP के लिए डिफॉल्ट www है, अनलेस यू चेंज इट। तो नेक्स्ट इज डोमेन। उसके बाद आपने डोमेन नेम देना होता है। एंड डोमेन डिफाइंस द इंटरनेट डोमेन नेम लाइक google.com। इट इज अ काइंड ऑफ डोमेन नेम। उसके बाद कॉलन लगाते हैं हम। कॉलन के बाद हम पोर्ट नंबर देते हैं। तो पोर्ट डिफाइंस द पोर्ट नंबर एट एट द होस्ट। HTTP के लिए जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है वो 80 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रीफिक्स की जगह पे HTTP लिखेंगे तो आपको पोर्ट नंबर देना की ज़रूरत नहीं है। ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली यूज़ द पोर्ट नंबर 80। ठीक हो गया। अब यहाँ तक जब हम होता है तो ये समझें कि हम पहुँच जाते हैं, वेब सर्वर पे पहुँच जाते हैं। अब वेब सर्वर के जो होम फोल्डर है, जैसे मैंने आपको बताया कि www रूट होता है, दैट इज़ होम फोल्डर फॉर अ वेब सर्वर। तो आप वहाँ लैंड कर जाते हैं। अब उसके आगे अगर आपने उसकी सब डायरेक्टरीज में जाना है और एक्चुअल फाइल्स में जाना है, तो देन यू मेक यूज ऑफ पाथ एज वेल एज फाइल नेम। उसके बाद पाथ आ जाता है कि अगर सब डायरेक्टरी में जाना है और किसी पर्टिकुलर फाइल को उठाना है आपने, तो देन यू मेक यूज ऑफ योर पाथ। पाथ डिफाइंस पाथ एट द सर्वर। If omitted, the root directory of the site will be, you will land at the root directory. That is by default for IIS, it is www root. And then comes the file name. It defines the name of the document or a resource. और अगर फाइल नेम ना दें तो क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था। अगर फाइल नेम ना दें तो क्या होता है, जी याद है? डिफॉल्ट फाइल ओपन है। जी बिल्कुल। तो वेब सर्वर्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम्स कुछ सपोर्ट करते हैं, और उसमें भी हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी डालते हैं। तो जो भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फाइल नेम अवेलेबल होगा वो उसको खोल देगा। सो अगेन एकेडमिकली इट वाज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। ये स्कीम्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि HTTP और HTTPS को सपोर्ट करता है। वी कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ FTP एंड फाइल। ये भी उसी URL के सेंटेक्स में ये दो और स्कीम्स भी सपोर्टेड होती हैं। FTP होता है फॉर डाउनलोडिंग योर फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। FTP प्रोटोकॉल्स ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते, जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उसको बंद रखा जाता है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क पे जनरली FTP की को अनेबल किया जाता है। उससे ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल लोकल सर्वर से कोई फाइल्स वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप बल्क में बहुत सारी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं स्पीडीली। तो FTP का ये यूज़ है। फाइल URL, अगर आपने लोकल कंप्यूटर्स में कोई सर्च वगैरह करना है
तो देन फाइल इज़ यूज। जनरली प्रोग्रामिंग में ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। फाइल का टैग का यूज़ आता है प्रोग्रामिंग के दौरान, और लोकल होस्ट से अपने कोई लोकल इंटरनेट से चीज़ें उठानी हो तो फिर देन वी मेक यूज़ ऑफ इट। तो हमारे लिए रेलिवेंट ज़्यादा ये हैं तो HTTP और HTTPS। ओके, HTML URL इनकोडिंग। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। URLs can only be sent over internet using ASCII character set। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ कि हम जो यहाँ पे URL में लिखते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये URL है, आप ये जो कुछ भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं हम, इट शुड बी ASCII सपोर्टेड होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो ASCII कैरेक्टर सेट में नहीं आती, दैट कांट बी सेंट टू द सर्वर फ्रॉम द ब्राउज़र। जो आई रिपीट, जो ASCII जो 128 कैरेक्टर सेट है, वो उसके अंदर अगर कोई इससे बाहर कोई चीज़ भेजेंगे तो दैट ब्राउज़र कांट सेंड डायरेक्टली टू द सर्वर। उसके लिए उसको इनकोडिंग करनी पड़ती है URL की, क्योंकि उसको पहले ASCII में कन्वर्ट करता है एंड देन इट सेंड्स टू द सर्वर। तो इफ URL contains characters outside ASCII set, URL has to be converted। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर कैरेक्टर्स ASCII सेट से बाहर की कोई चीज़ लिखी है उसमें URL में, तो देन URL हैज़ टू बी कन्वर्टेड। URL encoding converts non-ASCII characters into a format that can be transmitted over internet। तो इसका मतलब है कि उसको ऐसे फॉर्मेट में लेके आता है कि जो कि ASCII बेस्ड हो, उसमें ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है। URL encoding, for example, URL encoding replaces non-ASCII characters with %। एक उसके साथ % लग जाएगा, followed by some hexadecimal digit which are supported by ASCII। तो उसका एक तरह की और encoding होती है, कन्वर्ट करता है उसको ASCII2 के साथ। The JavaScript function encodes space as %20। तो स्पेस को जो है, स्पेस अगर दे दें हम URL के अंदर, तो स्पेस की जगह ये चीज़ डल जाती है। इस तरह आपने अक्सर देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि कई दफ़ा हम देखते हैं तो वो अच्छा खासा जो URL होता है वो चेंज होके उसमें % सिंबल्स आ जाते हैं और काफ़ी कुछ आ जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि वो उसको ASCII कंपैटिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और स्पेसिस को भी ख़त्म करता है। हर स्पेस की जगह ये %20 डाल देता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। This is one of the example। If you, for example, ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं URL encode बटन को, यहाँ मैं URL encode लिख देता हूँ, URL encode। इसको अगर आप क्लिक करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, तो ये बेसिकली एक तरह का URL बनाया हुआ है। तो the browser will URL encode input before it is sent to the server। A page at server will display the receive symbol। तो जब ये भेजा, ये हेलो गंटर भेजा, तो इसमें देखें U जो है ना, ये इसके ऊपर 2 नुक्ते नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इट इज नॉट U that is supported by ASCII। तो इसने इसको कन्वर्ट किया है भेजने से पहले। एक तो स्पेस को कन्वर्ट किया, स्पेस की जगह डाला %20, उसके बाद G आ गया, और इस U के साथ आ गया %C3 %B। ये पूरा जो है इट इज़ कंप्लीट इक्विवेलेंट ऑफ ASCII इक्विवेलेंट ऑफ दिस U with 2 dots। एंड देन कम्स NTR, जैसे NTR आपको नज़र आ रहा है। तो ये आपको कई दफ़ा आपने फील किया होगा कि URL चेंज हो जाता है, कुछ और ही आ जाता है, तो क्यों आ जाता है? तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एनकोडिंग। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल्स डाली है मैंने।
ASCII2 encoding examples, और यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है पाउंड का सिंबल है, तो पाउंड का सिंबल जो है यहाँ पे UTF-8 में इस तरह आता है %C2 %A3। तो कहीं अगर आपका URL के अंदर पाउंड सिंबल आ रहा है तो वो इसका कन्वर्ट हो जाएगा बिफोर सेंडिंग इट टू ओवर इंटरनेट टू द सर्वर। और योर ब्राउज़र विल इनकोड इनपुट according to the character set used in your page. The default character set in HTML5 is UTF-8, तो ये उसके मुताबिक उसको कन्वर्ट करेगा। ओके जी, सो नाउ वी रीच टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज HTML वर्सेस XHTML। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि HTML5 जो भी हम जिसको हम देख रहे हैं, विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, इट इज़ वेरी क्लोज टू XHTML। बहुत से रूल्स जो HTML XHTML सपोर्ट करती है, दोज आर सपोर्टेड बाय HTML5। तो HTML5 इज़ वेरी क्लोज टू XHTML। तो आप ये सेफली कह सकते हैं कि while you are learning HTML5 you are also learning XHTML। ठीक हो गया जी। और XHTML इज स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML। और हम जितना भी अभी तक हमने HTML को देखा है, वी आर फॉलोइंग स्ट्रिक्ट notations of HTML. So just a brief idea, what is XHTML? XHTML stands for Extensible Hypertext Markup Language. XHTML is stricter, more XML based version of HTML. XHTML is HTML defined as an XML application. XHTML is supported by all major browsers. अच्छा, अब इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये XML से ज़्यादा करीब है, HTML XML से ज़्यादा करीब है, लेकिन XML अभी तक मैंने कवर नहीं की। XML ऑब्वियसली पहला टॉपिक ही HTML है। तो XML जो होती है, XML डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होती है। मोटी बात अगर जो आपको ध्यान में रखनी है कि XML जो होती है, XML डाटा को ट्रांसपोर्ट कर सकती है आसानी के साथ। तो दिस इज़ द रीज़न XML वाज डेवलप्ड। और HTML को जितना हम XML से करीब रखें, हम XML की जो स्ट्रेंथ है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। और XML की स्ट्रेंथ जैसे मैंने आपको बताया कि इट कैन सपोर्ट एंड इट कैन स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं डाटा विद XML फाइल्स। तो जितनी हमारी HTML XML से करीब होगी, उतना हम XML के जो स्ट्रेंथ हैं उसको हम यूज़ कर सकेंगे। So this slide, I'm on slide number 30, and here I am I've given some idea why XHTML, why it's important now in future. XHTML stands for, as I mentioned, Extensible HTML. It is the next step in evolution of Internet. XHTML 1.0 is the first document type in XHTML family, and XHTML is almost identical to HTML 4.0 with only few differences, और HTML5 से में वो differences भी नहीं हैं। If you already know HTML, then you need to give little attention to learn these latest versions of HTML. तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब HTML5 अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये you can say that हम HTML we are familiar with XHTML. XHTML was developed by World Wide Web Consortium, we call it W3C,
and its purpose was to help web developers make transition from HTML to XML. तो ये आपको HTML से XML की ट्रांजिशंस को में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डेवलप की गई थी. By migrating to XHTML today, web developers can enter the XML world with all its benefits while still remaining confident in the backward and future compatibility of the content. तो मैंने just brief आपको बता दिया है. अगर आप if you are interesting to look more into these concepts, you can follow this tutorial. लिंक यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर दिया है. And the last topic of today is HTML forms. I am on slide number 32. I hope 32 slide नज़र आनी शुरू हो गई है आपको. जी स्लाइड 32 नज़र आ रही है आपको? यस सर. अच्छा ठीक है. ओके, फॉर्म्स शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद शुरू करते हैं. ठीक हो गया जी. थोड़ा सा मेरे ख्याल में पॉज करते हैं क्योंकि दिस न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ. इट इज़ 4:19. वी इंशाल्लाह स्टार्ट एट 4:30.